Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, बच्चा पार्टी आज ISC क्लास 12 कॉमर्स का अगला चैप्टर बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो तुमको बहुत लंबा वीडियो इस चैप्टर का नहीं मिलने वाला है। इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग तीनों वीडियोस वन शॉट के फॉर्मेट में अपलोड कर रखे हैं। साथ ही उसका फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिया है। अब तुम्हें मेरे को यह बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में शेड्यूल्ड होंगे, तो उसमें कितना सिलेबस आ रहा है। तो चलो ये चैप्टर शुरू करते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि हमारा स्पार्टन्स बैच 2 लॉन्च हो चुका है, और अगर तुमने अभी तक उसमें एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, बिकॉज मैं ही इस स्पार्टन्स के कोर्स में तीनों सब्जेक्ट्स आपको लाइव पढ़ाने वाला हूं, टेस्ट लेने वाला हूं, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल घर पर डिलीवर करने वाला हूं, साथ में 2 माइंड मैप्स भी डिलीवर करने वाले हैं। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इन स्पार्टन्स के बच्चों को हमारे सैंपल पेपर और हमारे परसेंटेज बूस्टर का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन यह है कि बोर्ड्स के साथ साथ मुझे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करनी है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीयूईटी एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो आईपी मार्ट एग्जामिनेशंस हो आईएम्स में जाने के लिए, तो तुम्हें फतेह कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। एंड माइंड यू, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर 3 नहीं हम 10 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करते हैं, और इसकी क्लासेस 7 डेज अ वीक चलती है। तो अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में कुछ ख्याल है कि मेरे को बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी फोड़ना है, तो फतेह ही आपकी जर्नी का एकमात्र सारथी बनेगा। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें फटाक से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, चाहे एंड्रॉइड पर चाहे आईओएस पर। सिर्फ सर्च कर लो ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब। क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि मैं आपको कंटेंट देता हूं जितना भी यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं इस फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर, तो तुम जाकर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और अब जाकर हम शुरू करने जा रहे हैं आज का चैप्टर। चलो बच्चा पार्टी, आज हम लोग आपको बैंकिंग सिस्टम की तरफ लेकर चलते हैं। अब तुम्हें ना आज की डेट में 21st सेंचुरी के अंदर, वो भी 2026 के अंदर, बहुत सारी बातें बाय डिफॉल्ट पता हैं, लेकिन इन्हीं बातों को एक सरसरी निगाहों से देखते हैं और ये सारे टॉपिक को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं आरटीजीएस के बारे में। इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये सारी की सारी बात इसके फुल फॉर्म में ही छुपी हुई है। रियल टाइम का मतलब होता है तुरंत पैसे का ट्रांसफर होना। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है तुरंत जो रिसीवर है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। और इसी से मिलता जुलता इसका भाई है जिसको बोलते हैं हम लोग आरटीजीएस के साथ साथ एनईएफटी। अब एनईएफटी और आरटीजीएस में डिफरेंस है, और धीरे धीरे इन बातों को तुम्हारे आंखों के रास्ते दिल में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। आओ जरा देखते हैं कि आरटीजीएस क्या है। इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। एक बैंक से दूसरे बैंक में यह पैसा ट्रांसफर होगा। यह बात याद रखना। कैसे होगा? रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस पर, तुरंत और पूरे पैसे जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो ट्रांसफर होंगे। Settlement on real time means there is no waiting period. The transaction is settled as soon as it is processed. जैसे ही मैंने यहां से ट्रांजैक्शन किया वैसे ही इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन इज मेड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। ग्रॉस मतलब तुरंत, तुरंत का तुरंत ट्रांसफर होने वाला है, बैचेस में नहीं। ये नहीं होगा कि बैंक वाला बोलेगा अरे 10 फॉर्म आ जाएंगे आरटीजीएस के, तब हम एक साथ उसको सेटल करेंगे। ऐसा नहीं। मैं तुरंत आया, मैं बैंक में गया, मुझे आरटीजीएस करना है, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, रियल टाइम है, और मेरे को कोई वेटिंग पीरियड नहीं मिल रहा, उसे ग्रॉस बेसिस बोलेंगे। सब बच्चों को समझ में आ गया आरटीजीएस क्या होता है? इसका फीचर्स देख लेते हैं बेटा जी। पहले फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछे जाएंगे, और यही फीचर से आप केस स्टडी भी क्रैक कर पाओगे। ये बात को याद रखना। और यही फीचर से आप आगे चलकर डिफरेंस भी मेक आउट कर पाओगे। ठीक है ना? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आरटीजीएस का? आरटीजीएस इज नॉट अवेलेबल एट ऑल बैंक ब्रांचेस इन इंडिया। तुम्हें पता है यह बात ना काफी पुरानी हो चुकी है। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ओनली बाय सीबीएस इनेबल्ड ब्रांचेस। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, कई सारे फुल फॉर्म हैं इसके। अब मेरी बात समझना, ये थोड़ी पुराने जमाने की बात है। आज की डेट में लगभग सारी बैंक ब्रांचेस में आरटीजीएस की सुविधा उपलब्ध है, बिकॉज आज की डेट में सारी ही ब्रांचेस सीबीएस इनेबल्ड होने लग गई हैं। अगली बात,
RTGS transactions are processed individually and continuously throughout banking hours rather than in batches. मतलब लगातार पूरे जितने भी बैंकिंग आवर्स होते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, मान लो 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, लगातार आप इन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। बैचेस में इनका ट्रांजैक्शन सेटल नहीं होता है, बंडल बनाकर सेटलमेंट नहीं होता है। The minimum RTGS transaction is of 2 lakhs and there is no upper ceiling of RTGS transactions. सिर्फ 2 लाख मिनिमम, कम से कम 2 लाख रुपए का तो ट्रांजैक्शन करना ही करना पड़ेगा, और अपर की कोई भी लिमिट नहीं है। तुम चाहो तो मुझे RTGS से करोड़ों करोड़ों रुपए भेज सकते हो। कब भेज रहे हो? जब तुम लोग बड़े आदमी बन जाओगे ना, बढ़िया सेटल हो जाओगे इंडिया में, बड़ा आदमी बन जाओगे, SRCC में पढ़ोगे, IIM से पढ़ोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करोगे, तब मेरे को ऐसे ही पैसे भेजना। हाँ, मैं याद रखूंगा। चलो आगे बढ़ते। द रिसीविंग और बेनिफिशियरी बैंक मस्ट क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफर मैसेज। जैसे ही ये RTGS करते हैं, उसके आधे घंटे के अंदर ना पैसे को प्रोसेस करना मैंडेटरी है। ये बात बैंकिंग सिस्टम के लिए है। अगला क्या है? द ट्रांसफर इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। मतलब अगर एक बार आपने ट्रांजैक्शन कर दिया तो उसके बाद ये वापस नहीं हो सकता है। वचन दे दिया भाई, भाई का वचन है। एक बार सल्लू भाई ने बोल दिया करने का तो करने का, कुछ नहीं, भाई ने बोला करने का तो करने का। अरे वो एक डायलॉग था ना, एक बार कमिटमेंट करने के बाद तो उसके बाद मैं अपने आप की नहीं सुनता। ये RTGS के बारे में ही तो बात है। एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो वो इररिवोकेबल है मेरी जान। समझ में आ रही है कि नहीं? चलो भैया, अब हम लोग अगले किरदार के बारे में बात करते हैं जो RTGS जैसा दिखता है लेकिन है नहीं, और इसके डिफरेंसेस, इसके ऊपर केस स्टडी आपका यूं शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर इंतजार कर रही है पेपर में। देखना, NEFT होता क्या? NEFT is a country-wide system by which an individual, firm or company can electronically transfer funds from any bank branch to any another individual, firm or company having an account with an other bank branch in the country। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ही ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन ये रियल टाइम में नहीं होता, ये बैचेस में सेटल्ड होता है। आगे देखो, द फंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। All transfers are held till that time. In other words, NEFT transactions are settled in batches. Batches ये कीवर्ड है इसका। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे बैंक ने बोला कि जैसे 10 NEFT ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, उसके बाद वो 10 के 10 प्रोसेस कर दिए जाएंगे, फिर अगले 10 आ जाएंगे तो अगले 10 उसके बाद प्रोसेस कर दिए जाएंगे। RTGS तुरंत पैसा ट्रांसफर करना होता है, NEFT में बैचेस में ट्रांजैक्शंस को सेटल करना होता है। आओ जरा देखते हैं इसके भी फीचर्स क्या है। सबसे पहला, अ बैंक ब्रांच मस्ट बी NEFT इनेबल्ड। अब जैसे कि अभी बोला था ना, RTGS तभी कर सकते हो जब CBS इनेबल्ड होना चाहिए। ये भी पुरानी बात है। आज की डेट में ना इस दुनिया में सारी की सारी बैंक जो ब्रांचेस हैं वो NEFT इनेबल्ड होती हैं। An individual firm or company can make use of NEFT even without having a bank account by depositing cash at NEFT enabled bank branch। और ये पॉइंट को याद रख लेना, यहां से केस स्टडी आएगी। अब मेरी जान तुम समझो, RTGS बिना बैंक अकाउंट के नहीं हो सकता है, NEFT बगैर अकाउंट के भी हो सकता है, हम कैश ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन बात समझना, इन ऑर्डर टू रिसीव फंड्स थ्रू NEFT सिस्टम एन इंडिविजुअल फर्म और कंपनी मस्ट हैव एन अकाउंट। भेजने वाले के पास अकाउंट नहीं है चलेगा, लेकिन रिसीव करने के पास, रिसीवर के पास ना बैंक अकाउंट का होना मैंडेटरी है। लेकिन एक बात और है, इन केस वन डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू NEFT सिस्टम इज 49,999। इसको अब 50,000 कर दिया गया। मतलब कैश में अगर ट्रांजैक्शन है, मुझे कैश में किसी को भेजना है तो मैं सिर्फ 50,000 रुपए ही भेज सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं भेज सकता। मान लो मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है और देवांश भैया का बैंक में अकाउंट है और मुझे देवांश भैया को NEFT करना है और मैं कैश में सिर्फ 50,000 रुपए ही भेज पाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगला फीचर क्या है? देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। मतलब जैसे RTGS में तो 2 लाख रुपए मिनिमम लिमिट है ना, यहां पर कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट भी है। NEFT ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड इन बैचेस, ये इसका कीवर्ड है। NEFT कैन नॉट बी यूज्ड टू रिसीव फॉरेन रेमिटेंसेस। अगेन ये वाले पॉइंट पर भी केस स्टडी बनेगी। विदेश से पैसा मंगाने के लिए बाबा NEFT नहीं चलने वाला है। अब मेरी जान तुम एक बात समझो कि ये जो RTGS और NEFT का डिफरेंस है, वैसे तो तुम्हें खुद प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन एक सरसरी निगाहों से हम देख लेते ना। सर सरसरी निगाहों से तो उसे देखते थे सर,
मैं साइकिल से स्कूल जाता था, बहुत मजा आती थी। वो अपने दोस्तों के साथ पता नहीं कैसे गुनगुनाते गुनगुनाते चल, अरे वापस आ जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने की बातें कर रहे हो सर। हम लोग जेंजी हैं, ऐसा नहीं होता है, हमारे पास भी बाइक है और उसके पास भी। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। एनईएफटी और आरटीजीएस में तो पहला डिफरेंस तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा, लेकिन प्रोसेसिंग एनईएफटी कब होता है? बैचेस में सेटल्ड, और आरटीजीएस क्या होता है? इंडिविजुअली सेटल होता है। फिर क्या है? मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती है, और आरटीजीएस में मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए की है। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक दिन में कितनी बार होते हैं? 6 टाइम्स ऑन वीकडेज एंड 3 टाइम्स ऑन वीकेंड्स, ठीक है। और यहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती है ट्रांजैक्शंस की। तो ये 2-3 डिफरेंस तो आप प्रिपेयर कर सकते हो ना, सबको समझ में आया? बढ़े अगले टॉपिक की तरफ, चलो बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम ई बैंकिंग बोलते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के भी नाम से जानते हैं। फोटो देखकर तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यार एक कंप्यूटर होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा, तुम्हारा एक आईडी पासवर्ड होगा, और नेट बैंकिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू तुम बैंकिंग के जो भी फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म कर सकते हो। किसी को फंड भेजना है, और या तुम्हें कोई स्टेटमेंट चेक करना है, अपने ट्रांजैक्शंस को देखना है, सब कुछ आप ई बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, खास बात क्या है? बैंक तो बंद हो जाते हैं, बैंक के तो एक टाइमिंग्स हैं जिसके समय बैंक्स खुले होंगे, लेकिन ई बैंकिंग 24/7 365 डेज की फैसिलिटी है। आप जहां पर भी होंगे दुनिया में, इंटरनेट और लैपटॉप का इस्तेमाल करके आप ई बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस को सफलतापूर्वक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हें पता है ना आज की डेट में। चलो भाई आओ देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट with the help of computer system. Any user having a PC and a browser can access the bank website and avail of banking services. Electronic banking is banking over the internet and it is a part of virtual banking. आज के डेट में कौन नेट बैंकिंग नहीं कर रहा है यार? सब लोग कर रहे हैं ना, यही तो चलता है। कौन बैंक जाता है भाई? 2:30 बजे लंच हो जाता है बैंक में, उनका चेहरा देखो है, कौन करता है? यही सही है। अब फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग क्या है, आओ जरा देखो। सबसे पहली बात, नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, मतलब बैंक वाले कर्मचारी का शक्ल देखने की कोई जरूरत ही नहीं अपने को। अगला, बोथ बैंक एंड द क्लाइंट नीड कंप्यूटर और मोबाइल। अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? आज के डेट में मोबाइल या कंप्यूटर तो सबके पास ही है, ठीक है ना? दोनों के पास होना चाहिए। द क्लाइंट हैज टू गिव ई बैंकिंग ऑप्शन टू द बैंक, मतलब ई बैंकिंग के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो बैंक से आपको लेने पड़ेंगे। द बैंक स्टाफ एंड द क्लाइंट मस्ट अंडरस्टैंड ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए उसको, आईडी पासवर्ड डालना आना चाहिए उसको, इतना बेसिक तो आना ही चाहिए। ये फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग हो गए। अब एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग क्या है? कस्टमर को क्या फायदा होता है? कस्टमर को पहला फायदा क्या है? कस्टमर गेट्स 24 आवर्स एंड 365 डेज अ ईयर सर्विस, पूरे साल भर की सर्विस मिलती है। कस्टमर्स कैन मेक द परमिटेड ट्रांजैक्शन फ्रॉम रेसिडेंस, ऑफिस और इवन व्हाइल ट्रैवलिंग, मतलब बैंक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, कहीं से भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कस्टमर का फायदा है। रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब ई बैंकिंग करोगे ना तो हर ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते हैं, तो तुमको पासबुक वगैरह प्रिंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। कस्टमर फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दे डू नॉट फेस द रिस्क ऑफ कैरिंग कैश। यार अब कहीं से भी बैठकर कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करते तो वो वॉलेट रखने का झंझट खत्म, कैश कैरी करने का झंझट खत्म, और यूपीआई आने के बाद तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तुम जितनी बार चाहो नेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं उससे एक कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। अब फायदा क्या है बैंक्स को? सबसे पहली बात, द बैंक गेन्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज के डेट में वैसे तो ये पॉइंट उतना वाइबल नहीं है, बिकॉज सारे बैंक्स के अंदर आज के डेट में नेट बैंकिंग मिलता है, ई बैंकिंग मिलता है। तो अगर पुराने जमाने में होता था, कुछ प्राइवेट बैंक्स के पास नेट बैंकिंग होती थी और कुछ सरकारी बैंकों के पास नहीं होती थी, तब उनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफर होता था। अगला क्या है? नेटवर्क ऑफ द बैंक इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस, रादर इट एक्सपैंड्स फार एंड वाइड। मतलब पहले बैंक्स को ना, बैंक के ब्रांचेस के ऊपर बहुत ज्यादा लोड था, बहुत सारे कस्टमर्स रोज आते थे, तो पहली बात तो लोड भी कम हो गया, और आज की डेट में कहीं से भी कोई भी आपका कस्टमर बन सकता है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रिड्यूसेस लोड ऑन ब्रांचेस, जो कि मैंने बात अभी आपसे डिस्कस की, ठीक है ना? सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि बोलते हैं ना, सब कहावत है, अगर कुछ अच्छाई है तो बुराई भी होगी, कुछ मेरिट है तो डीमेरिट्स भी होंगे, एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहले देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला,
क्लाइंट और बैंक को पैसे लगाने पड़ेंगे इस टेक्नोलॉजी में, मतलब मोबाइल खरीदना पड़ेगा, कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, इंटरनेट चाहिए होगा, पैसा लगेगा उसमें मालिक। लेकिन पुराने जमाने की बात है, आज के डेट में सबके पास चाहिए। ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी इज नीडेड। अगर जैसे मेरे पिताजी वो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको नहीं आती है टेक्नोलॉजी, तो जिसको नहीं आती है उसको ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। क्लाइंट्स मे नॉट बी एबल टू ट्रांजैक्ट ड्यू टू डिफेक्ट और वायरस इन टेक्नोलॉजी। आज की डेट में क्या होता है, हैकिंग होती है, वायरस होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से भी नेट बैंकिंग पे थोड़ा सा ट्रस्ट कम होता है इंसान को। एनी ओवरसाइट और एरर ऑन द पार्ट ऑफ ब्लैंक और क्लाइंट can be very harmful. For example, 5 lakh might be transferred because of error in mentioning zero. 50,000 ट्रांसफर करने थे, एक जीरो लगा दिया, 5 लाख ट्रांसफर कर दिए। भाई साहब बताओ अब क्या करें, लुट जाएं, चूड़ियां तोड़े, क्या करें भाई, लुट गए तो लुट गए। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। अब ई बैंकिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। पहला हम ई बैंकिंग का फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम लोग EFTS बोलते हैं। इसी के अंदर आता है तुम्हारा डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट। जैसे कि मान लो मेरे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारा स्टाफ है हमारी कंपनी के अंदर, तो उनको हमें सैलरी देनी होती है, ठीक है ना, बोनसेस देने होते हैं, तो वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से कट के और मेरे एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेबिट। वैसे ही मैं डायरेक्ट क्रेडिट भी कर सकता हूं, ये EFTS के अंदर आता है। मतलब क्या है, आओ देखो, अंडर दिस सिस्टम money can be transferred from one account to another. For example, a bank transfer wages and salaries directly from the company's account to the accounts of the employees. This service saves both employer and employees time from the inconvenience and risk of handling large amount of cash. मुझे हर एम्प्लॉय को जा जाकर चेक नहीं देना पड़ेगा, कैश नहीं देना पड़ेगा, एक साथ एक ही डेट पर मेरे अकाउंट से पैसा कट के एम्प्लॉय के अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है, EFTS के पॉसिबल है, EFTS के थ्रू। द मेन एग्जांपल ऑफ EFT क्या है, पहला डायरेक्ट क्रेडिट, जैसे सैलरी, पेंशन, डिविडेंड, शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कमीशन, रॉयल्टी, ये सब डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बैंक फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ अ पर्सन। जैसे कि मान लो मेरे पास FD है, FD पे मेरे को इंटरेस्ट मिलना है, तो सीधा सीधा मेरे को जाकर कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट मुझे ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएगा। सिमिलरली लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी हुई, स्कूल की फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली ऑन द रिस्पेक्टिव डेट मेरे अकाउंट से कट के रिसीवर के अकाउंट में चली जाने वाली हैं। तो डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट तुम्हें समझ में आ गया, EFTS तुम्हें समझ में आ गया, वाह भाई वाह। आज हम बात करेंगे ATM क्या होता है। ATM ऑल टाइम मनी नहीं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड, टू बी मोर प्रिसाइज, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन का मतलब क्या होता है भाई, आप ATM में डालोगे अपना कार्ड, पिन डालोगे, खचकुच खचकुच, और जितना मर्जी चाहे उसमें से पैसा निकाल लोगे, जितना मर्जी चाहे नहीं, जितना अकाउंट में उतना ही, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं। अ कस्टमर कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन बाय इंसर्टिंग हिज हर ATM कार्ड एंड टाइपिंग हिज हर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, पिन होता है ना जो भी आप डालते हैं। The ATM operates for all 24 hours. This is much less costly and less time consuming than a human teller. मतलब अगर एम्प्लॉय रखेंगे बैंक के अंदर जो पैसा देगा, उससे सस्ता पड़ता है कि ATM इंस्टॉल कर लो और 24/7 फैसिलिटी भी मिल जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सबको आज की डेट में पता है भाई ATM क्या है। अब बात होने जा रही है डेबिट कार्ड की। सर ATM और डेबिट कार्ड अलग अलग होता है क्या? पहले अलग अलग होता था, आज की डेट में ATM कम डेबिट कार्ड इश्यू होता है। अब डेबिट कार्ड का मतलब समझना, अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं तभी तुम उसको विड्रॉ कर सकते हो, या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल आप ऑनलाइन परचेज और शॉपिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, अनलाइक क्रेडिट कार्ड। बात तुम्हें समझ में आ रही है? अ पर्सन कैन गेट अ डेबिट कार्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। द कार्ड होल्डर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट for the goods purchase or services availed with the help of debit card। उसके बाद एट द टर्मिनल, मतलब जहां पर भी डेबिट कार्ड लगाने की फैसिलिटी होती है ना, वो मशीन होती है जिसमें आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। When the customer presents his debit card at the terminal, automatically transfer money from the buyer's account to the seller's account. Debit card can be also used to withdraw money from the ATM। तुम्हें बात समझ में आ रही है? और एक बात और, मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपए, तो क्या मैं 50,000 निकाल लूंगा? नहीं, तो जितना पैसा है उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं, या उतना ही पैसा आप शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
वाह भाई वाह, दुनिया का सबसे बड़ा विलन की एंट्री हो रही है। नाम है इसका क्रेडिट कार्ड। सुनने में आती बड़ी मजा, पेमेंट देने में आती है एकदम मौत, और इससे बड़ी सजा हो ही नहीं सकती है। तो मेरे से पूछो क्या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए? नारे बाबा, रखना ही नहीं चाहिए। जितना भी तुमको इंसेंटिव मिल जाए कि यहां पर चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, मेरे पास एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। बचपन में हुआ करता था क्रेडिट कार्ड, उसको रख के इतना परेशान हो गया मैं, तो जिंदगी में रखना ही नहीं है। मेरी पर्सनल सजेशन, क्रेडिट कार्ड तुमको लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अपन क्या करेंगे, दुनिया क्रेडिट कार्ड पे चल रही है। क्रेडिट कार्ड का मतलब है क्या? क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि एक तरह का लोन बैंक आपको देती है। जितना पैसा विड्रॉ करोगे, पैसा विड्रॉ मतलब जितना आप शॉपिंग करोगे, उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पेबल होगा, बाकी अमाउंट पर नहीं। याद रखना, एक तरह का लोन होता है, ये आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते, एक तरह का कैश क्रेडिट है ये। आओ समझते हैं। एनीबडी हैविंग अ गुड रेपुटेशन कैन ऑब्टेन क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अ बैंक। अ पर्सन नीड नॉट हैव मनी इन हिज बैंक अकाउंट टू गेट अ क्रेडिट कार्ड, रादर देन इट इज अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। द नेम, फोटो, सिग्नेचर सब कुछ ऐसे यहां लिखा रखा है। कस्टमर, द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक एंड द डेट ऑफ वैलिडिटी आर इंस्क्राइब्ड ऑन द क्रेडिट कार्ड. The card holder can buy goods and services with the help of credit card. He keeps on depositing the money used as per the agreement with the bank. मान लो मेरे को क्रेडिट कार्ड मिला है, उसकी लिमिट है 5 लाख रुपए, मतलब मैं 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। मैंने 2 लाख का ट्रांजैक्शन किया, फिर मेरे को 2 लाख रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। कभी इंटरेस्ट बैंक लेती, कभी नहीं लेती, वैसे ले ही लेती है अगर टाइम के बाद डिपॉजिट कर रहे हो तो। अब बात करने जा रहे हैं हम टेली बैंकिंग की। टेली मतलब टेलीफोन से होने वाली बैंकिंग क्या है, आओ समझते हैं। Under this system, the personal computer of a customer is linked by telephone to the bank's computer. The customer can get information about the balance in his account and latest transaction on the telephone. This facility is available round the clock. आपने वो फैसिलिटी सुनी? अगर तुमको अपने बैंक में, अपने मोबाइल में बैलेंस जानना है, तुम्हारे अकाउंट में क्या है, तो तुम्हारे पास एक टोल फ्री नंबर होगा। उस टोल फ्री नंबर को तुम डायल करोगे, फोन कट जाएगा और तुम्हारे फोन में मैसेज आ जाएगा कि तुम्हारे अकाउंट में कितने बैलेंस हैं। तो ये टेली बैंकिंग कहलाती है कि आप अपने लास्ट 3 ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, बस एक एसएमएस भेज के या आप एक कॉल करके। अब बात करते हैं बेटा जी कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है। सीबीएस इनेबल्ड ब्रांचेस, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे ना थोड़ा देर पहले आरटीजीएस में। अंडर दिस सिस्टम अ कस्टमर बिकम्स कस्टमर ऑफ द बैंक रादर देन कस्टमर ऑफ अ ब्रांच। मान लो मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है हजरतगंज लखनऊ के अंदर, और मैं इस समय मुंबई में हूं, और मैं मुंबई के एचडीएफसी बैंक का इस्तेमाल कर सकता हूं बिकॉज मैं बैंक का, ब्रांच का कस्टमर नहीं हूं, पूरे बैंक का कस्टमर हूं। यह तभी पॉसिबल है जब बैंक सीबीएस इनेबल्ड होंगे। बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच which has CBS enabled facility, the customer can operate the same account in all the CBS branches of the same bank anywhere across the country. The bank gives a unique ID to a CBS customer, इसको customer ID बोलते हैं बेटा, which gives him privilege of opening an account with any of the CBS branches without any formalities. मतलब अगर आसान भाषा में बताया ना, मैंने एचडीएफसी, मैंने लखनऊ में अकाउंट खुलाया, मैं सारे ट्रांजैक्शन जाकर मुंबई में भी कर सकता हूं बिकॉज मैं बैंक का कस्टमर हूं, ब्रांच का नहीं, और ये मुमकिन हो पाया बिकॉज ऑफ सीबीएस। बात समझ में आ रही है यार? अब हम लोग ना एकदम चैप्टर के एकदम लास्ट लेग में चल रहे हैं, बहुत ही कम सिलेबस बाकी है और छोटा सा चैप्टर है ये, समझ में तो आ रहा है ना तुमको? अब आते हैं मोबाइल बैंकिंग की तरफ। अब देखो, मोबाइल बैंकिंग मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू मोबाइल। आज की डेट में क्या हो रहा है, जैसे हमें लैपटॉप पर वेबसाइट विजिट करनी होती थी बैंक्स की, आज की डेट में बैंक के खुद एप्लीकेशन आने लगे। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा फोन के अंदर, और उसमें आईडी पासवर्ड डालकर आप सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसको अपन मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं। मतलब नेट बैंकिंग जो लैपटॉप में होती थी, उसको शिफ्ट करके आज के डेट में मोबाइल पर कर दिया गया है। अब ये एसएमएस अलर्ट क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा मैसेज तुमको पता क्या होता है एक लड़के की जिंदगी में? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस। जब भी ये मैसेज आता है, लड़कों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। लड़कों के चेहरे पे बस 2 ही बार स्माइल आती है, उसमें से एक रीजन ये है बेटा, दूसरा तुम लोग कमेंट कर सकते हो। अंडर दिस सर्विस अ कस्टमर गिव his her mobile number, the bank records the mobile number in the computer system in the customer's account. Whenever there is a transaction, debit or credit, there is automatically a SMS on the customer's mobile. जैसे एक बार क्या हुआ ना, मैंने सोचा कि मैं पापा के एटीएम से पैसे खर्च कर दूंगा, पापा को थोड़े पता चलेगा। ये बात है सन 2009 की, जब मैं 12th में हुआ करता था।
मैं गया, मस्त स्पाइडरमैन की टिकट हमने खरीदी, पापा का एटीएम लेकर चला गया और किसी और को भी लेके गया था अपने साथ, आज बता नहीं सकते तुमको वो बात, और स्पाइडरमैन की मूवी देखी, वहां पर मस्त एटीएम कार्ड घिस के पैसे दे दिए और पॉपकॉर्न भी खाए हमने और खिलाए उनको भी, और घर में आए और पिताजी हमारा स्वागत करते हैं पान पराग से। वाह भाई वाह। मुझे लगा, मेरे को सदमा लग गया, ये बैंक वालों ने बता दिया, क्या बदतमीज। फिर समझ में आया, नहीं नहीं, एसएमएस अलर्ट भी तो कोई चीज होती है। जो मैं कर रहा था, मेरे पिताजी को मैसेज आ रहा था। उसके बाद से मैं मम्मी का एटीएम ले लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, और ये मानो तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। बैंक ड्राफ्ट को हम लोग डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। डिमांड ड्राफ्ट एक जैसे चेक होता है ना, उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि चेक बाउंस हो सकता है चेक रिटर्न हो जाए, डिसऑनर हो जाए, लेकिन बैंक ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता। बैंक ड्राफ्ट एक किसी रिसीवर के नाम पर ही बनेगा। अगर कहीं गिर गया तो किसी और को पैसा नहीं मिल सकता, जिसका नाम लिखा है उसको ही मिलेगा। कोई भी चांसेस नहीं होते हैं डिसऑनर के, बिकॉज कस्टमर के अकाउंट में जब पैसा होगा तभी बैंक ड्राफ्ट इश्यू होता है। जनरली कॉलेजेस की फीस, स्कूल की फीस बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ही जमा होती थी, अब तो ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू हो जाती है। तो बैंक ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ अ चेक ड्रॉन बाय अ बैंक आइदर ऑन इट्स ओन ब्रांच और एनी अदर बैंक इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी. It is payable to the person named in it or to his order. It is always payable on demand and is therefore known as demand draft. अभी मैंने यही बात बताई आपको. A bank draft is the most convenient and safe means of sending money from one place to another. कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई चोरी हो ही नहीं सकती है. The main features of bank draft क्या है? पहली बात, money can be remitted easily and safely from one place to another. किसी भी तरह की थेफ्ट की इशू नहीं है. द इशूइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर अ बैंक ड्राफ्ट. बैंक ड्राफ्ट बनाओगे तो बैंक कुछ पैसे चार्ज करता है. एंड देयर इज नो डेंजर ऑफ डिसऑनर, या कोई भी बाउंसिंग होने के चांसेस नहीं होते. चले बच्चा पहाड़ी, बढ़े हम लोग अगले टॉपिक की तरफ. चलो भाई बढ़ते हैं. अब बात होने जा रही है आईएमपीएस के बारे में. इमीडिएट पेमेंट सर्विस, सबसे लेटेस्ट चीज है ये. होता क्या है, अब आप 24/7 एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एंड रियल टाइम में कर सकते हैं. आओ समझते हैं. आईएमपीएस इनिशिएटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीएआई, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीओआई या सीएआई है, पता नहीं, चेक कर लेंगे. ये होता क्या है? इट ऑफर्स इंस्टेंट 24/7 इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर through mobile phones, internet, ATMs, which is not only safe but also economical. सबसे कम पैसा खर्च होता है, तुरंत पैसे आज के डेट में ट्रांसफर हो सकते हैं आईएमपीएस के अंदर. इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसको हम लोग बोलते हैं. मोबाइल से, नेट बैंकिंग से, एटीएम से ये सुविधा अवेलेबल है. अब ये ई वॉलेट क्या होता है? तुमने पेटीएम तो सुना ही होगा, वही है ई वॉलेट. अपने अकाउंट से एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना और उसके इस्तेमाल से आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो. पेटीएम में जैसे पैसा डालते नहीं थे, फिर पेटीएम के वॉलेट से आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करते थे. यूजर्स कैन ट्रांसफर मनी यूजिंग अ स्मार्टफोन थ्रू ई वॉलेट ट्रांसफर्स एज लॉन्ग एज द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सेम ई वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर. Wallet transfers are restricted to an upper limit of 10,000 print transactions. To transfer the funds, the user needs to open the app, add money to the beneficiary's email ID, mobile number, and put in the amount to be transferred. Once the transaction is authenticated by the remitter, the money gets added to the wallet of the beneficiary in real time. ये अभी ही लेटेस्ट सिलेबस में ऐड हुआ है. पेटीएम इसका परफेक्ट एग्जांपल है. आप सभी ने इसको इस्तेमाल भी किया होगा. अपने बैंक से पेटीएम के वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना, फिर अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में, अपने वॉलेट से दूसरे के नंबर पर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. अब आते हैं डिजिटल बैंकिंग क्या है. डिजिटल बैंकिंग मींस हैंडलिंग योर मनी थ्रू वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स इंस्टेड ऑफ विजिटिंग अ फिजिकल बैंक ब्रांच. It replaces paper form and in-person visits, allowing you to check your balance, transfer funds, pay bills, and apply for loans directly from your computer or smartphones. अब डिजिटल बैंकिंग ही नेट बैंकिंग है. डिजिटल बैंकिंग के ही अंदर आप ई बैंकिंग की भी सुविधा पाते हैं. तो ये एकदम अपडेटेड चीज है आज के डेट में. फिर आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूपीआई पर, जिसको हम लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं. ये क्या होता है? आज की डेट में आप यूपीआई सिंपल, फ्री एंड इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट सिस्टम दैट लेट यू टू सेंड एंड रिसीव मनी डायरेक्टली बिटवीन बैंक अकाउंट्स यूजिंग जस्ट योर स्मार्टफोन.
गूगल पे, भीम, और एक और भी तो आता है, कौन सा है वो, फोन पे। इसका इस्तेमाल करने के साथ साथ आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट पे पैसा स्ट्रेट अवे ट्रांसफर कर सकते हो, और इसी को यूनिफाइड पेमेंट सर्विस बोलते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। जाकर नोट्स डाउनलोड करो बच्चा पार्टी हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से, और साथ ही साथ हमारे साथ स्पार्टन्स और फतेह में एनरोल कर सकते हैं। करना क्या है, या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगाओ, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।